पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि मेंग हाओ धीरे से लेकिन जिद भरी आवाज में बोलता है, मैं नहीं मानता कि कोई मुझे दबा सकता है। मैं नहीं मानता कि मैं कमजोर रहूं। मैं नहीं मानता कि मैं लड़ भी ना सकूं। मैं स्ट्रांग बनूंगा, मैं पावरफुल बनूंगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक जुनून है। अब वो सिर्फ अमीर नहीं, सबसे ताकतवर भी बनना चाहता है। यही है कल्टीवेशन का असली रास्ता, हेवंस को चैलेंज करना। अब आगे आधा महीना बीत गया है और मेंग हाओ अब पूरा टाइम सेक्ट के मैजिक पवेलियन में बैठकर एंशिएंट रिकॉर्ड्स पढ़ रहा है। अब उसको स्टेट ऑफ जाओ और साउदर्न डोमेन के बारे में पहले से भी ज्यादा नॉलेज हो गई है। उसने एक हाथ से बनी हुई मैप भी देख ली, जिसमें पूरा साउथ हेवन, ग्रेट टैंक, नॉर्दर्न रीचेस, वेस्टर्न बारबेरियन लैंड्स और साउदर्न डोमेन दिख रहा था। उस मैप का सीन अब उसके दिमाग में चिपक गया है और उसको समझ आ गया है कि स्टेट ऑफ जाओ तो बस एक छोटा सा डॉट है, जबकि साउदर्न डोमेन इतना बड़ा है कि उसमें हजारों स्टेट ऑफ जाओ आ सकते हैं। मेंग हाओ सोचता है, ये साउदर्न डोमेन तो इतना बड़ा है, ग्रेट टैंक तक जाना कोई आसान काम नहीं, बीच में मिल्की वे सी भी क्रॉस करनी पड़ेगी। वो मैप को वापस रखता है और मैजिक पवेलियन से निकलकर अपने इमोर्टल्स केव की तरफ चला जाता है। उसके इमोर्टल्स केव की बात ही अलग है। सीलिंग में चमकदार पर्ल्स लगे हैं, वॉल्स लाइट ग्रीन हैं, 5 स्टोन रूम्स और एक गर्गलिंग स्पिरिट स्प्रिंग, जिससे पूरी केव में डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी फैल रही है। ये सब पर्क्स सिर्फ इनर सेक्ट डिसाइपल्स के लिए हैं। मेंग हाओ एक सफेद जेड स्लैब पर क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है। यह भी एक रेयर ट्रेजर है जो ध्यान लगाने में हेल्प करता है। वो सोचता है, सिर्फ इनर सेक्ट डिसाइपल्स को ही असली रिलायंस सेक्ट का मेंबर माना जाता है। ये सब पर्क्स, ये अलग लेवल का रिस्पेक्ट, सब इसीलिए है क्योंकि यहां भी एक लेयर सिस्टम है। स्ट्रगल करो, आउटर सेक्ट से ऊपर जाओ और फिर और भी ऊपर जाना है तो और स्ट्रांग बनो। शाम हो जाती है, तभी बाहर से एक रिस्पेक्टफुल आवाज आती है। एल्डर ब्रदर मेंग, ली फुगुई नीचे से मिलने आया है। ये उसका पर्सनल सर्वेंट है जो इनर सेक्ट ज्वाइन करने के बाद उसको मिल गया है। एक और पर्क। पहले तो मेंग हाओ को अजीब लगता था किसी के सेवा में होने का, लेकिन जब एल्डर ब्रदर चेन का सर्वेंट देखा तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। मेंग हाओ बोलता है, भेजो उसे अंदर। थोड़ी देर बाद फैटी आता है, बड़े स्टाइल में, हर चीज को छूता हुआ, एकदम एक्साइटेड। हर बार जब वो आता है पूरा इमोर्टल्स केव देख के फिदा हो जाता है। मेंग हाओ हंस के बोलता है, यहां पहली बार तो नहीं आया तू? फैटी बोलता है, भाई ये जगह तो लीजेंड है, मैं तो अब आउटर सेक्ट में हीरो बन गया हूं, सब मुझसे सवाल पूछते हैं। मेंग हाओ बोलता है, चाहे तो वांग टेंगफे का इमोर्टल्स केव भी तुझे दिलवा सकता हूं। फैटी की आंखों में चमक आ जाती है, वो तो कमाल हो जाएगा। मेंग हाओ अपने सर्वेंट जाओ हाई को बुलाता है, उसको एक जेड स्लिप देता है और बोलता है, केव डिस्पेंसिंग पवेलियन से वांग टेंगफे का केव ले आओ। जाओ हाई तुरंत रिस्पेक्टफुल सल्यूट के साथ चला जाता है। फैटी पूछता है, भाई तू कब नीचे आएगा? मैंने सबको प्रॉमिस किया है कि तू इंस्पेक्शन पे आएगा। मेंग हाओ बोलता है, ग्रैंड मास्टर ओ यांग ने बोला है कि मैं अगले पिल डिस्ट्रीब्यूशन डे पे प्रिसाइड करूंगा, यानी परसों। फैटी खुश हो जाता है, बोलता है, बिजनेस भी मस्त चल रहा है, तेरा 80% अलग कर दिया है। वो बैग ऑफ होल्डिंग मेंग हाओ को दे देता है और खुश हो जाता है कि अब आउटर सेक्ट में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेंग हाओ पूछता है, शंग गुआन शियू ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं की? फैटी सीरियस हो जाता है, उसको किसी ने देखा ही नहीं, बस मेडिटेशन में बैठा रहता है। मैंने एक स्पाई भी लगा दिया है, कुछ भी हो तो तुझे बता दूंगा। थोड़ी देर बाद झाओ हाई वापस आता है वांग टेंगफे के इमोर्टल्स केव का जेट स्लिप लेके। मेंग हाओ वो फैटी को दे देता है। दोनों रात भर बातें करते हैं। फैटी तो जाने का नाम ही नहीं लेता। तभी मेंग हाओ को याद आता है, आज तो इनर सेक्ट में मेडिसिनल फ्रूट्स मिलते हैं। फैटी की आंखें चमक उठती हैं, उसने कभी मेडिसिनल फ्रूट खाया ही नहीं था। थोड़ी देर बाद जाओ हाई एक बड़ी ग्रीन लीफ में मेडिसिनल फ्रूट्स ले आता है। लीफ खोलते ही पूरी केव में एक जबरदस्त खुशबू फैल जाती है। अंदर 2 छोटे सेमी ट्रांसपेरेंट लाइट रेड फ्रूट्स हैं, जिनमें अंदर मेडिसिनल पिल भी दिख रही है। फैटी एक फ्रूट उठाता है, मुंह में डालता है और मस्त टेस्ट के साथ उसके पूरे शरीर में गर्माहट फैल जाती है। वो सोचता है, मैं तो पहला आउटर सेक्ट डिसाइपल हूं जो मेडिसिनल फ्रूट खाता है, अब तो सारी लड़कियां मुझ पे फिदा हो जाएंगी। वो एकदम एक्साइटेड होकर भाग जाता है ताकि सबको अपनी गुड लक दिखाए। मेंग हाओ भी एक फ्रूट खाता है, टेस्ट एकदम लाजवाब है, मेडिसिनल फ्लेवर से भरा हुआ। वो सोचता है, ये सब पर्क्स सिर्फ इनर सेक्ट डिसाइपल्स के लिए हैं। उसको फील होता है कि ये लाइफ अलग ही लेवल की है और अगर चाहे तो एक इशारे में कोई भी ब्यूटीफुल डिसाइपल उसकी हो सकती है। 2 दिन बाद पिल डिस्ट्रीब्यूशन डे आता है। मेंग हाओ अपने इमोर्टल्स केव से निकलता है, सर्वेंट जाओ हाई उसके पीछे, हाथ में पर्पल बैग ऑफ होल्डिंग जो स्पिरिट स्टोन्स और मेडिसिनल पिल्स से भरा है। नीचे जाते हुए सब डिसाइपल्स उसको देखते ही सल्यूट करते हैं। ग्रीटिंग्स एल्डर ब्रदर मेंग।
आप तो कमाल के हो एल्डर ब्रदर मेंग, आप तो सेक्ट की शान हो। मेंग हाउ स्माइल के साथ प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाता है, क्राउड को देखता है, सबके चेहरे पे रिस्पेक्ट और डिवोशन है। उसको अपने पहले पिल डिस्ट्रीब्यूशन डे की याद आ जाती है जब वांग टेंगफेई ने उसकी बेइज्जती की थी। अब वो खुद सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, घंटी बजाओ। घंटी बजती है, पूरे सेक्ट में उसकी गूंज है और मेंग हाउ के दिल में भी। धीरे धीरे स्क्वायर डिसाइपल से भर जाता है। सब लोग मेंग हाउ को देख के शॉक में सल्यूट करते हैं। फैटी भी भीड़ में है, बड़े स्टाइल में अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से दांत साफ कर रहा है और उसके आसपास डिसाइपल्स उसकी तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग बातें कर रहे हैं, एल्डर ब्रदर मेंग आज मेडिसिनल पिल डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। कल तक वो हम जैसे ही था, अब इनर सेक्ट का मेंबर है। दूसरा बोलता है, एल्डर ब्रदर मेंग तो स्कॉलर भी था, लेकिन उसने सब छोड़ के कल्टीवेशन चुनी। तीसरा बोलता है, जब उसने वांग टेंगफेई से फाइट की थी तभी मुझे पता था ये जीतेगा। ये सब बातें मेंग हाउ तक पहुंचती हैं। वो हल्का सा खांसी करता है और पूरी भीड़ एकदम चुप हो जाती है। उसकी सिल्वर रोब पे सुबह की धूप पड़ रही है, एकदम सेलेस्टियल लग रहा है। मेंग हाउ भीड़ में अपने पुराने दोस्तों को देखता है, जो काई, यिन तियानलोंग और बाकी सब, जिनमें कुछ के चेहरे पे गिल्ट और कुछ के चेहरे पे फोर्स्ड स्माइल है। जब मेंग हाउ उनकी तरफ देखता है तो सब एकदम पोलाइट हो जाते हैं। मेंग हाउ अनाउंस करता है, आज मैं पिल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिसाइड कर रहा हूं। सभी डिसाइपल्स मेहनत करो, एक दिन तुम भी 6th लेवल पार कर लोगे। मैं चाहता हूं कि एक दिन रिलायंस इनर सेक्ट में एक और मेंबर हो। उसकी बातों में पावर है और सब डिसाइपल्स एक आवाज में बोलते हैं, हम एल्डर ब्रदर मेंग की बातें याद रखेंगे। पूरा स्क्वायर एकदम यूनाइटेड फील करता है। मेंग हाउ अपने सर्वेंट से बैग ऑन फोल्डिंग लेता है और एक ही झटके में मेडिसिनल पिल्स और स्पिरिट स्टोन्स सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फिर वो एक मिल्की व्हाइट मेडिसिनल पिल निकालता है जो एकदम डॉन की ग्लो जैसी चमक रही है। सब लोग शॉक में, ये तो व्हाइट स्प्रिट पिल है, बहुत दिनों बाद मिल रही है। सबकी सांसें तेज हो जाती हैं। मेंग हाउ बोलता है, ये पिल मैं एक पुराने दोस्त को देना चाहता हूं। उसकी नजर सीधा काओ यांग पर पड़ती है जो तुरंत कांपने लगता है। मेंग हाउ उसकी तरफ पिल फेंकता है और अंदर ही अंदर काओ यांग सोचता है, अब तो मैं महीनों तक हॉस्पिटल में रहूंगा। सबको समझ आ जाता है कि मेंग हाउ अपनी पुरानी दुश्मनी नहीं भूला है। मेंग हाउ बिना रुके वहां से निकल जाता है। फैटी उसके साथ हो लेता है। सर्वेंट जाओ हाई को पीछे कर देता है। फैटी बोलता है, एल्डर ब्रदर मेंग, चलो आउटर सेक्ट में घूमते हैं। मेंग हाउ हंस के मान जाता है। रास्ते में चौकाई आता है, नर्वस है, बोलता है, एल्डर ब्रदर मेंग, मैंने एक रेयर आइटम पाई थी, लगता है ये आपके लिए ही बनी है। फैटी तुरंत बैग ऑफ होल्डिंग ले लेता है, मेंग हाउ को देता है। मेंग हाउ चेक करता है, स्माइल देता है और आगे बढ़ जाता है। जोकाई सोचता है, मैं इनर सेक्ट के लायक नहीं हूं, शायद ये भी पसंद ना आए। तियानलोंग भी आता है, वो भी एक बैग देता है, अंदर 50 स्पिरिट स्टोन्स हैं। मेंग हाउ बोलता है, अब हम फेलो डिसाइपल्स हैं, पुरानी बातें भूल जाओ। यिन तियानलोंग फिर एक और बैग दे देता है। मेंग हाउ स्माइल करता है। ऐसे ही और लोग आते हैं, सब गिफ्ट्स देने लगते हैं। फैटी ने सबको पहले ही समझा दिया था कि अभी थोड़ा खून दे दो, बाद में सेफ रहोगे। मेंग हाउ फैटी से पूछता है, वो 5th लेवल डिसाइपल जो मुझे मारना चाहता था। फैटी बोलता है, उसको मिनिस्टर के पास भेज दिया, अब वो 100 डेमोनिक बीस्ट्स पकड़ के लाएगा, तभी वापस आ सकता है। मेंग हाउ बोलता है, पब्लिकली कुछ मत करना वरना फंस जाएगा। फैटी बोलता है, समझ गया, सब सेट है। दोनों घूमते हुए पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप पहुंचते हैं। वहां का मिडिल एज्ड मैन बोलता है, एल्डर ब्रदर मेंग, बिजनेस मस्त चल रहा है, ली फुगुई सब देख रहा है, किसी और को मेडिसिनल पिल्स नहीं बेचूंगा। फैटी खुश हो जाता है क्योंकि उसने पहले ही उस आदमी को एक बैग दे दिया था। पूरा आउटर सेक्ट घूमते घूमते फाइनली ट्रेजर पवेलियन पहुंचते हैं। वहां का डिसाइपल संटियांडी बड़ा ग्रैंड सल्यूट देता है, एल्डर ब्रदर मेंग, आप तो ड्रैगन हैं, आपका जवाब नहीं। अंदर ही अंदर वो डरा हुआ है कि कहीं मेंग हाउ उससे पुराने धोखे का बदला ना ले ले। फैटी बोलता है, मेरे दोस्त को अंदर जाना है, कुछ गलत हो तो मुझे पकड़ना। मेंग हाउ हंस के अंदर चला जाता है। शाम को मेंग हाउ वापस ईस्ट माउंटेन आता है, बोल्डर पे बैठ जाता है, आज के दिन के बारे में सोचता है। तभी दूर से एक लड़की आती है, सिल्वर रोब, खूबसूरत, एकदम सेलेस्टियल लग रही है। यह है एल्डर सिस्टर शू। मेंग हाउ उसको ग्रीट करता है, एल्डर सिस्टर शू। वो बोलती है, बधाई हो, तुम इनर सेक्ट मेंबर बन गए हो। उसका अंदाज हमेशा की तरह ठंडा है, लेकिन जब उसके सर्वेंट ने मेंग हाउ का नाम लिया तो वो खुद मिलने आ गई। मेंग हाउ स्माइल करता है, दोनों साइड बाय साइड खड़े हो जाते हैं, उनकी रोब्स हवा में उड़ रही हैं। मेंग हाउ कॉस्मेटिक कल्टीवेशन पिल निकालता है, बोलता है, आज मैंने पिल वर्कशॉप से ये लिया, आपके लिए। एल्डर सिस्टर शू कुछ नहीं बोलती, पिल को देखती है, फिर ले लेती है।
दोनों चुपचाप सनसेट देखते हैं। उनकी शैडो शाम की रोशनी में एक हो जाती है, जैसे पानी और स्याही शाम के रंगों में घुल गए हों। शाम ढल जाती है, मून निकल आता है। एल्डर सिस्टर शू जाते जाते रुकती है, बोलती है, पिछली कॉस्मेटिक कल्टीवेशन पिल तुमने खुद नहीं खरीदी थी। और वो चली जाती है बिना मुड़े। मेंघाओ शॉक्ड रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है। उसको लगता है ये सब सपने जैसा है। अब 2 महीने ऐसे ही निकल गए और मेंघाओ अब पूरी तरह इनर सेक्ट की लाइफ में घुल मिल गया है। फैटी भी अपनी आउटर सेक्ट की लाइफ में मस्त है और मेंघाओ ज्यादातर वक्त मैजिक पवेलियन में एंशिएंट रिकॉर्ड्स पढ़ते हुए बिताता है। एक दिन मेंघाओ क्रॉस लेग्ड बैठा है, एक बांस की टेक्स्ट पढ़ रहा है, हाथ से इनकेंटेशन जेस्चर्स करता है। उसके हाथ के आसपास मैजिकल लाइट घूम रही है, लेकिन वाटर ग्लोब बनाते ही वो मिस्ट बन के हवा में उड़ जाता है। मेंघाओ फ्रस्ट्रेटेड होकर बांस की टेक्स्ट रख देता है और अपनी रोब से एक ग्लोइंग जेड स्लिप निकालता है, एकदम सफेद, अंदर मिस्ट जैसी ब्लरी, बाहर से क्रिस्टल की तरह चमकती हुई। तभी उस जेड स्लिप से एक गहरी पावरफुल आवाज आती है, चेन फैन, शू छिंग, मेंघाओ, ईस्ट माउंटेन के मेन टेम्पल हॉल में तुरंत आओ। यह आवाज है सेक्ट लीडर हे लुओहुआ की। मेंघाओ तुरंत बांस की टेक्स्ट संभालता है, बाहर निकल पड़ता है। उसके साथ साथ चेन फैन और शू छिंग भी पीक की तरफ तेजी से आ रहे हैं। शू छिंग की नजर मेंघाओ पर पड़ती है। ये दोनों पहली बार उस शाम के बाद मिल रहे हैं। तीनों ईस्ट माउंटेन के मेन टेम्पल हॉल में पहुंचते हैं। हॉल एकदम एंशिएंट फील देता है। अंदर 9 स्टैच्यूज हैं। सबसे आगे एक ओल्ड मैन की स्टैच्यू है, पैट्रियार्क रिलायंस की। उसका चेहरा पावरफुल है, आंखों में जिंदा सी चमक, एक हाथ ऊपर, जैसे पूरी क्रिएशन पर नजर रख रहा हो। बाकी 8 स्टैच्यूज भी एकदम ट्रांसेंडेंट लगती हैं। हे लुओहुआ स्टैच्यूज के नीचे खड़ा है। उसके साथ ग्रैंड एल्डर ओयांग भी है। ओयांग बोलता है, पैट्रियार्क को प्रणाम करो। तीनों डीप बाउ करते हैं, चेहरे पे सीरियसनेस है। हे लुओहुआ बोलता है, मैं सेक्ट में तब आया था जब पैट्रियार्क रिलायंस 100 साल से मिसिंग थे। तब रिलायंस सेक्ट अपने ग्लोरी डेज में था। वो साय करता है, फिर बोलता है, पैट्रियार्क रिलायंस की वजह से ही सेक्ट फेमस हुआ। उसके पास सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर का एक मैनुअल था। चेन फैन की आंखों में चमक आ जाती है। शू छिंग भी सीरियस हो जाती है। सिर्फ मेंघाओ थोड़ा ब्लैंक है। उसने कभी सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर के बारे में सुना ही नहीं। चेन फैन पूछता है, क्यूआई कंडेंसेशन मैनुअल? हे लुओहुआ बोलता है, सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर साउथ हेवन की 3 सबसे बड़ी स्क्रिप्चर में से एक है। पहले इसके साथ मैनुअल्स थे, लेकिन अब ज्यादातर खो चुके हैं। क्यूई कंडेंसेशन मैनुअल से फ्लॉलेस फाउंडेशन बन सकती है, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल से पर्पल कोर, और कोर फॉर्मेशन मैनुअल से 4 कलर्ड नेसेंट फॉर्म। पैट्रियार्क रिलायंस ने की कंडेंसेशन मैनुअल पा लिया था। इसी वजह से वोंग क्लान का हेयर भी यहां आया था। मेंघाओ के दिल में आग लग जाती है। अगर मुझे ये मिल जाए, हे लुओहुआ बोलता है। दुख की बात यह है कि यह मैनुअल कभी किसी को दिया नहीं गया, सिर्फ पैट्रियार्क रिलायंस की मेमोरी में ही है। फिर हे लुओहुआ एक बम फोड़ता है। 400 साल हो गए, बाहर की दुनिया सोचती है पैट्रियार्क मर चुके हैं, लेकिन सच यह है कि वो अभी भी जिंदा हैं, मेडिटेशन में हैं, स्पिरिट सेवरिंग स्टेज को ब्रेक करने के लिए। हर 100 साल में वो अपने खून से बनी वॉर्पल जेड भेजते हैं, जिससे इनर सेक्ट के बेस्ट डिसाइपल्स उनके मेडिटेशन जोन में जा सकते हैं, और अगर किस्मत हो तो सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर का ज्ञान पा सकते हैं। हे लुओहुआ बताता है कि 200 साल पहले पैट्रियार्क की कल्टीवेशन में एक्सीडेंट हो गया और अब मेडिटेशन जोन की रेस्ट्रिक्टिव स्पेल्स बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। 5 साल पहले फिर से 3 वॉर्पल जेड भेजे गए। इसका मतलब है सिर्फ 3 लोग ही अंदर जा सकते हैं। हे लुओहुआ अपना हाथ हिलाता है। 3 ब्लड रेड क्रिस्टल्स वॉर्पल जेड, मेंघाओ, चेन फैन और शू छिंग के सामने आकर तैरने लगते हैं। ये तुम तीनों के लिए हैं। अब तुम्हारी किस्मत पे है कि तुम इनलाइटनमेंट पाते हो या नहीं। फिर वो पैट्रियार्क रिलायंस की स्टैच्यू की तरफ हाथ हिलाता है। स्टैच्यू की आंखें चमक उठती हैं और एक बड़ा वॉर्टेक्स बन जाता है। हे लुओहुआ बोलता है, अंदर जाओ, गुड लक। तीनों अपनी वॉर्पल जेट लेकर वॉर्टेक्स में घुस जाते हैं, एकदम लाइट बन के गायब हो जाते हैं। बाहर सिर्फ वॉर्टेक्स बचा रहता है। बिना वॉर्पल जेट के कोई भी अंदर नहीं जा सकता, चाहे नेसेंट सोल स्टेज का हो। ओ यांग धीरे से बोलता है, कौन जाने इनमें से कौन सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर पाएगा, या शायद कोई भी नहीं। हे लुओहुआ क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है, मेडिटेशन शुरू कर देता है। अंदर मेंघाओ को एक ब्लाइंडिंग लाइट दिखाई देती है। उसके कान में अजीब चीखें और शोर गूंजता है। फिर अचानक सब चुप हो जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि वो एक सैक्रिफिशियल अल्टर पर खड़ा है, जो कुछ मीटर ऊंचा है। चारों तरफ ब्लैक अर्थ छोटे छोटे क्रिस्टल्स की तरह चमक रहे हैं। सब कुछ धुंधला है, बिल्डिंग्स फॉग में छुपे हुए हैं। चेन फैन की आवाज आती है, कितना सुनसान है, लगता है यहां 100 सालों से कोई नहीं आया।
वो भी एक अल्टर से आ रहा है। फिर शू चिंग भी एक अलग डायरेक्शन से आती है, सिल्वर रोब में, एकदम ब्यूटीफुल लग रही है। चेन फैन बोलता है, ये रिलायंस सेक्ट के कैटाकॉम्स हैं, ऊपर आउटर सेक्ट है, ये फॉग रेस्ट्रिक्टिव स्पेल है, इसको टच मत करना। पैट्रियार्क की वीक स्टेट की वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब हम अपनी वॉर्पल जेड से अपनी इनलाइटनमेंट की जगह ढूंढते हैं। जब सब हो जाए तो मिलके बाहर चलेंगे। चेन फैन अपनी वॉर्पल जेड एक्टिवेट करता है, वो ब्लड रेड ग्लो देने लगती है और वो उसके पीछे चला जाता है। शू चिंग भी अपनी वॉर्पल जेड लेकर अलग डायरेक्शन में चली जाती है। मेंग हाओ भी अपनी वॉर्पल जेड एक्टिवेट करने ही वाला होता है, तभी एक तेज श्रिल चीख सुनाई देती है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। अचानक फॉग के बीच से एक आदमी चीखता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है। उसकी रोब फटी पुरानी है, पूरा गुस्सा और किलिंग इंटेंट उसके चेहरे पे है। मेंग हाओ तुरंत पीछे हटता है, लेकिन वो आदमी इतनी तेजी से आता है कि आंख झपकते ही सिर्फ 9 मीटर दूर है। तभी उसकी नजर मेंग हाओ के हाथ की वॉर्पल जेड पर पड़ती है और उसकी आंखों में डर आ जाता है। मेंग हाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर वॉर्पल जेड में डाल देता है। वो ब्लड रेड ग्लो से चमक उठती है। उस रोब्ड आदमी का चेहरा अब साफ दिख रहा है, एकदम सूखा हुआ, मिडिल एज्ड, बिल्कुल किसी इविल स्पिरिट की तरह। वो तुरंत चीखता है, पीछे मुड़ता है और फॉग में गायब हो जाता है। मेंग हाओ का पसीना छूट जाता है। वो सोचता है, ये तो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल का कल्टीवेटर लग रहा था। वो अब और भी अलर्ट हो जाता है और ब्लड रेड लाइट के डायरेक्शन में ध्यान से बढ़ता है। थोड़ी देर बाद उसके सामने कुछ और फिगर्स दिखते हैं, सब एकदम पावरफुल। कुछ तो सेक्ट लीडर है लोहुआ जितने स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि ये सब जिंदा नहीं हैं, बस ऑटोमेटॉन्स हैं और सब वॉर्पल जेड से डरते हैं। टाइम बीतता है और ये फिगर्स धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। मेंग हाओ आगे बढ़ता है, लेकिन अंदर से अभी भी हिल चुका है और तभी उसके सामने एक माउंटेन दिखाई देता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल माउंटेन नहीं, ये तो पूरा का पूरा स्पिरिट स्टोन्स का बना है। मेंग हाओ की आंखें फट जाती हैं, उसका दिमाग घूम जाता है। वो बस सोचता है, ये सब मेरे हो जाए तो। लेकिन जैसे ही वो 60 मीटर तक पहुंचता है, उसको लगता है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो वो राख बन जाएगा। वो मजबूरन रुक जाता है और साय करता है। वो ब्लड रेड ग्लो फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है और एक बिल्डिंग के हैजी इमेज के पास पहुंचता है। अंदर एक कोर्टयार्ड है, बीच में एक बड़ा सा स्टोन है। वही एक चीज है जो ब्लैक या व्हाइट नहीं, और उसके आसपास कोई फॉग भी नहीं। वॉर्पल जेड उस स्टोन के ऊपर तैरती है और धीरे धीरे उसकी ग्लो कम होने लगती है। मेंग हाओ समझ जाता है यही इनलाइटनमेंट की जगह है। वो क्रॉस लेग्ड स्टोन पर बैठ जाता है, वॉर्पल जेड को देखता है और सोचता है, हजारों लोग आए, कोई भी इनलाइटनमेंट नहीं ले पाया, लेकिन मैं आज कुछ भी हो जाए ट्राई करूंगा। वो अपना कॉपर मिरर निकालता है और स्पिरिट स्टोन से डुप्लीकेशन शुरू करता है, लेकिन तुरंत उसका चेहरा उतर जाता है। सेक्ट के दिए स्पिरिट स्टोन से डुप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं, मिड ग्रेड भी बेकार। तब वो अपने पास बची हुई बड़ी रेयर स्पिरिट स्टोन्स निकालता है, दिल पे पत्थर रख के एक स्टोन मिरर पर रखता है और एक ही झटके में पितराज द वॉर्पल जेड ब्लड क्रिस्टल्स डुप्लीकेट हो जाते हैं। मेंग हाओ शॉक में है, सोचता है, ये कौन से लेवल की स्पिरिट स्टोन्स हैं? मैं पहले 2000 उड़ा चुका हूं, लेकिन अभी फोकस इनलाइटनमेंट पे है। वो एक ब्लड क्रिस्टल एक्टिवेट करता है, ब्लड रेड ग्लो उसके आसपास फैल जाती है और वो ट्रांस में चला जाता है। लेकिन जब वो होश में आता है, उसको कुछ भी याद नहीं, कोई सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर का ज्ञान नहीं मिला। वो बार बार ट्राई करता है, एक के बाद एक ब्लड क्रिस्टल यूज करता है, 14 ट्राई के बाद भी फेल। तब वो फिर एक बड़ी स्पिरिट स्टोन से और ब्लड क्रिस्टल्स बनाता है और फिर से ट्राई करता है। इस बीच शू चिंग और चेन फैन का ग्लो भी खत्म हो चुका है, लेकिन दोनों मेडिटेशन में ही बैठे हैं, सोच रहे हैं मेंग हाओ को क्या हो गया। वो सोच नहीं पाते कि मेंग हाओ इनलाइटनमेंट ले चुका है। उनको डर है कि उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। इधर मेंग हाओ पूरा पागल हो गया है, बाल बिखर गए हैं, आंखें ब्लड शॉट, बस एक ही मंत्र, सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर चाहिए। दूसरी स्टेप्स में ब्लड क्रिस्टल पे उसके कान के पास एक आवाज आती है, सबलाइम स्पिरिट। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाती है। वो 38वां ब्लड क्रिस्टल एक्टिवेट करता है। चेन फैन और शू चिंग अल्टर पर वापस आ जाते हैं, लेकिन मेंग हाओ नहीं मिलता। दोनों टेंशन में हैं, लेकिन फॉग और ऑटोमेटॉन्स की वजह से ढूंढना मुश्किल है। अब मेंग हाओ 43वें ब्लड क्रिस्टल तक पहुंच चुका है। पूरा एरिया ब्लड रेड ग्लो से भरा है। वो बार बार ट्राई कर रहा है और जब ब्लड क्रिस्टल्स खत्म होते हैं फिर से डुप्लीकेट कर लेता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक सीक्रेट चल रहा है जो किसी को नहीं पता। जब भी ब्लड क्रिस्टल की ग्लो खत्म होती है, वो एक ब्लड रेड लाइट बनके जमीन के नीचे एक सीक्रेट चेंबर में चली जाती है। वहां एक विदर्ड बॉडी क्रॉस लेग्ड बैठी है। यही है पैट्रियार्क रिलायंस। हर ब्लड रेड लाइट उसके बॉडी में घुस जाती है और धीरे धीरे उसमें लाइफ आ रही है। पैट्रियार्क रिलायंस ने प्लान किया था कि बस लास्ट 3 वॉर्पल जेड से अपनी जिंदगी थोड़ी और खींच लेगा, लेकिन अब एक के बाद एक ब्लड रेड लाइट आ रही है।
वो शॉक में आंखें खोलता है। ये क्या हो रहा है? ये तो मेरे ब्लड नहीं लग रहे, लेकिन ब्लड क्रिस्टल्स तो हैं। ये कैसे हो सकता है? जैसे ही पैट्रियार्क रिलायंस ने आंखें खोली, उसी वक्त मेंग हाओ ने अपना 50वां वॉर्पल जेड ब्लड क्रिस्टल एक्टिवेट किया। उसके दिमाग में जोर का झटका होता है और एक स्क्रिप्चरल टेक्स्ट उसके आसपास घूमने लगता है। हर अक्षर से गोल्डन लाइट निकलती है जो उसके पूरे शरीर को चीर के अंदर तक जाती है। ब्लड रेड ग्लो एकदम दब जाती है। अब सिर्फ गोल्डन ऑनरा छा जाता है। जैसे जैसे गोल्डन ऑनरा फैलती है, मेंग हाओ का पूरा शरीर बदलने लगता है। उसका कोर लेख गोल्डन हो जाता है। अंदर से थंडरस रोर सुनाई देता है। उसकी हड्डियां लंबी होती हैं। खून और मांस और मजबूत हो जाते हैं। एक पल में वो अंदर बाहर से ज्यादा पावरफुल फील करता है। उसके की वेसल्स अब क्रिस्टल की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और उसके बाल भी लंबे हो जाते हैं। ये सब सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर के मेमोनिक्स के हिसाब से हो रहा है। 6 घंटे तक ये ट्रांसफॉर्मेशन चलता है। फिर एक और बूम होता है और मेंग हाओ की आंखें खुल जाती हैं। अब उनमें गोल्डन लाइट चमक रही है। गोल्डन ग्लो धीरे धीरे फेड हो जाती है, लेकिन मेंग हाओ के दिमाग में वो मेमोनिक अब हमेशा के लिए चिप गया है। हर एक लाइन उसको क्लियरली समझ आ रही है। यही है असली सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर। यही वो सी कंडेंसेशन मैनुअल है जिसके लिए पूरी दुनिया खून की नदियां बहा सकती है। अब मेंग हाओ के पास साउथ हेवन की 3 सबसे बेस्ट कल्टीवेशन मेथड्स में से एक है। अगर वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच गया तो फ्लॉलेस फाउंडेशन गारंटीड है। उसकी स्पिरिचुअल पावर अब सबसे गहरी हो गई है और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो एकदम बटरफ्लाई की तरह इवॉल्व करेगा। अब अगर उसका सामना वोंग टेंगफेई से हो तो उसकी हालत वैसी नहीं होगी जैसे पहले थी। अब वो एक साथ 10 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को बिना किसी दिक्कत के कंट्रोल कर सकता है। उसकी पावर डबल हो गई है। मेंग हाओ एक्साइटमेंट से अपने फिस्ट्स टाइट करता है। दिल में एक नई आग है। थोड़ी देर बाद वो स्टोन स्लैब से उतर के चल पड़ता है। इधर पैट्रियार्क रिलायंस भी मेंग हाओ से ज्यादा एक्साइटेड है। वो देखता है कि मेंग हाओ एनलाइटनमेंट ले रहा है और सोचता है अगर ये 100, 2 सेंट या 5 सेंट ब्लड क्रिस्टल्स यूज करता तो मैं तो बिल्कुल जवान हो जाता। बस 50 में ही काम हो गया। अब मैं फिर मेडिटेशन में ही साध जाऊंगा। उसको लगता है उसकी उम्मीद खत्म हो गई है। तभी मेंग हाओ शूचिंग और चेन फैन से मिलता है। तीनों अल्टर की तरफ जा रहे हैं, वापस जाने के लिए। पैट्रियार्क रिलायंस सोचता है काश मैं सब कल्टीवेटर्स को यहां बुला सकता। उनकी लाइफ फोर्स से मैं मेडिटेशन जोन तोड़ सकता। वो अपनी बची कुची पावर जोड़ के जमीन पे हाथ मार देता है और पूरा कैटाकॉम्स हिलने लगता है। एक जाइंट क्रैक जमीन में पड़ती है और एक मैसिव स्टोन स्टीले धीरे धीरे बाहर निकलती है, लगभग 30 मीटर लंबी, गोल्डन कैरेक्टर से भरी हुई। यही है की कंडेंसेशन मैनुअल ऑफ द सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर। तीनों शॉक हो जाते हैं, खासकर मेंग हाओ, क्योंकि उसने असली मैनुअल अभी अभी दिमाग में डाल लिया है। वो देखता है तो समझ जाता है कि स्टीले पर सिर्फ पहले 2 लाइन सही हैं, बाकी सब बकवास है, एक फेक स्क्रिप्चर। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। चेन फैन और शूचिंग भी स्टीले को देखते हैं। फिर शूचिंग बोलती है इसको सेक्ट लीडर को दिखाना चाहिए। मेंग हाओ भी हां में हां मिला देता है। पैट्रियार्क रिलायंस अंदर से खुश हो जाता है। ले जाओ ले जाओ, जितने लोग देखेंगे उतना अच्छा। बाहर ले जाओगे तो स्काई में साइन दिखेगा, सबको पता चल जाएगा। लेकिन तभी चेन फैन बोलता है नहीं, अगर इसको बाहर ले गए तो पूरे सेक्ट पे मुसीबत आ जाएगी। हम सब जेड स्लिप से कॉपी कर लेते हैं, स्टीले यहीं छोड़ देते हैं। शू चिंग एग्री कर लेती है, मेंग हाओ भी। तीनों जेड स्लिप से कॉपी कर लेते हैं और अल्टर पे खड़े हो जाते हैं वापस जाने के लिए। पैट्रियार्क रिलायंस का दिमाग घूम जाता है। ये क्या, ये तो बिल्कुल ईमानदार हैं। मैं तो चाहता था सबको पता चले, ये तो सब छुपा रहे हैं। इन्होंने तो मेरी बैंड बजा दी। वो गुस्से में अपने सिर पे हाथ मार के खून थूकता है। वो ब्लड रेड ग्लो बनके पूरे सीक्रेट चेंबर में गूंज उठती है। ये ब्लड रेड ग्लो तीनों के पीछे पीछे कैटाकॉम्ब से निकल जाती है बिना किसी को पता चले। जैसे ही तीनों मेन टेंपल हॉल में पहुंचते हैं, हे लुओ हुआ और ग्रैंड एल्डर ओ यांग कुछ बोल भी नहीं पाते। ब्लड रेड ग्लो एकदम शूट करती है और एक जबरदस्त थंडरस साउंड पूरे आसमान में फैल जाता है। पूरा स्काई लाल हो जाता है। बीच में एक बड़ा साइन सबलाइम स्पिरिट पूरे स्टेट ऑफ झाओ में चमक उठता है। 3 ग्रेट सेक्ट्स के डिसाइपल्स शॉक में स्काई की तरफ देखते हैं। ये सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर। साउदर्न डोमेन के पावरफुल कल्टीवेटर्स मेडिटेशन से बाहर निकल आते हैं। सब रिलायंस सेक्ट की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। सबको डर है कि उनसे पहले कोई और ना पहुंच जाए। अब प्रिज्मेटिक स्ट्रीक्स ऑफ लाइट रिलायंस सेक्ट की तरफ आ रही हैं। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, कोर फॉर्मेशन लेवल के पावर हाउसेस सब आसमान चीरते हुए आ रहे हैं। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए
और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।